हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JNC इन नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। एक नए यूनिट में एक नए टॉपिक के साथ आज की हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट वी कैन से सीजर, जहां पर 2 से 3 MCQ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर हम कंप्लीट सीजर को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर बनने वाले सारे MCQ को डिस्कस करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि कोई भी क्वेरी आप लोगों को नहीं रहे इस टॉपिक को पूरा होने के बाद, क्योंकि हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आऊंगा जहां आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में मदद मिले। प्रियंका, संगीता, कृष्णा, कौशल्या, जया, श्रवण, भेरू, काजोल त्यागी, प्रीति, राम प्रीति, देन राजू, गीता जाट, CK मेघवंशी, मीनाक्षी शर्मा, RK सैनी, शैलेंद्र, मनीषा, अर्पिता यादव, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस लिंक को शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट वो सभी बच्चे ले सकें जो घर पे है, फीस नहीं भर सकते हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने फ्यूचर का सपना पूरा कर सके JNC परिवार के साथ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो मैक्सिमम इंक्वायरी JNC की कोचिंग में रहती है उस क्वेरी को मिनिमाइज करते हुए आगे चलते हैं। और रिसेंट जो सबसे ज्यादा इंक्वायरी पूछी जा रही वो नॉर्सेट 2021 को लेके और ESIC को लेके। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, वन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये आपकी JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है जिससे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एम्स का क्यों ना हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का क्यों ना हो। वन कोर्स फॉर ऑल एग्जाम। और ये हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। ऑफर में प्राइस को रिड्यूस किया गया है ताकि थोड़ा बहुत स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। उसका प्राइस 5999 है। कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां से JINC जोधपुर का ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। इस कोर्स में कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, साइकोलॉजी, इवन रीजनिंग, मैथ्स, इवन कंप्लीट इमरजेंसी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल ICU, ट्रॉमा, दैट वी कैन से स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, इमेज, वीडियो, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है जो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिले और नंबर ऑफ बुक आपको प्रीफर नहीं करनी पड़े। तो इस शानदार ऑफर का बेनिफिट लीजिए, करें अपने सपनों को साकार JNC परिवार के साथ। और आज की क्लास को कैरी ऑन करने से पहले MPCHO जो टॉपर्स है उन टॉपर्स की लगातार जो व्यूज JINC के पास पहुंचे उनको डिलीवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल आपने देखा था ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का व्यू अबाउट JINC और अबाउट हार्ड वर्क ऑफ स्टडी। आज ऑल इंडिया सेकंड रैंक, आपको अच्छे से पता होगा, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक JINC जोधपुर से, ऑल इंडिया सेकंड रैंक JINC जोधपुर से, ऑल इंडिया 6th रैंक JINC जोधपुर से, ऑल इंडिया 7th रैंक JINC जोधपुर से। ये वो सभी रिसेंट सिलेक्शन में टॉपर्स जो इंडिया में है, CHO MP में, उनके एक एक व्यू आप तक पहुंचेंगे ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें और बूस्ट कर सकें कि यस आई कैन डू। यू कैन सी एवरीबडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवानी शर्मा ऑल इंडिया सेकंड रैंक फ्रॉम नीमच। और मैं यहाँ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग में एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आया तब बहुत ही डर लगा था कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगी, प्रिपरेशन कैसे होगी। पता नहीं चल रहा था कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें बिकॉज लॉकडाउन और टीचर्स कहाँ से मिलेंगे एंड ऑल दैट। बट JINC ने इसमें बहुत ही बड़ा साथ दिया, उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया। और इस लॉकडाउन में उनकी ऑनलाइन क्लास चलना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई और बहुत ही साथ दिया उन्होंने। और लगातार कोशिश, एग्ज़ाम अगर क्लियर करनी है तो आपको लगातार कोशिश करनी ही पड़ेगी। उस चीज़ को याद करना पड़ेगा, उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। पढ़ने के साथ उसको समझना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और एग्ज़ाम क्लियर सिर्फ 1 महीने या 2 महीने में नहीं होती है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है और उसमें अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो तैयारी तो आपको शुरुआत से ही शुरू कर देनी पड़ेगी जब आप नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लेते हैं।
अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। और एग्ज़ाम छोटी हो या बड़ी हो, आपको इसकी लगातार तैयारी और कोशिश करती रहनी पड़ेगी, और जीएनसी ने इसमें बहुत साथ दी। तो ये ऑलरेडी सेकंड रैंक शिवानी शर्मा, जिन्होंने एमपीसीएचओ में सेकंड रैंक हासिल की, और आपकी अपने जेएनसी जोधपुर नर्सिंग कोचिंग के स्टूडेंट। थैंक यू ज्योति, डोनेटिंग 40 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच ज्योति फॉर योर दैट लव और डेडिकेशन। तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, टॉपर्स आपके जेएनसी से मिलते हैं, और आप में से बहुत सारे आने वाले एग्जाम में बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। दैट यू कैन सी, ज्ञान जो है, नॉलेज, यू कैन सी एवरीबॉडी, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, नॉलेज या ज्ञान इसलिए नहीं होता कि अतीत की व्याख्या करें। नॉलेज इसलिए नहीं होता कि अतीत की व्याख्या करें, ज्ञान तो भविष्य के निर्माण करने के लिए होता है। मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरा नॉलेज है वो मेरे अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं है। जो मेरा नॉलेज है वो आपका फ्यूचर बनाने के लिए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट, व्हाट आई हैव आई विल ट्राई टू डिलीवर फ्रंट ऑफ future nursing officers. They will learn, they will think, they will make, they will decide, they will go further to make their goal, to reach their destination. मेरी हमेशा यही कोशिश होगी कि मैं अपने ज्ञान को लेकर अपने अतीत को आपके सामने बार बार जिक्र ना करूं, मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप जिंदगी में सफल हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ो, और आपके परिवार में और आपके चेहरे पे खुशियां मिले। यही मेरी लाइफ है, यही मेरी तमन्ना बच्चों, और मैं लगातार इस पे मेहनत करता रहूंगा जब तक आपका साथ इसी तरीके से बना रहेगा। देखना बच्चों, एक दिन आपका जेएनसी इस पेंडेमिक कंडीशन में हर गांव, हर घर, हर उस नर्सिंग ऑफिसर्स के घर तक पहुंचेगा जिसने सपना देखा है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जेएनसी कंसिस्टेंट अपना बेस्ट देता रहेगा। वादे झूठे नहीं करते, दिखावा नहीं करते, बड़े बोल नहीं बोलते, किसी की बुराई नहीं करते, बस शिद्दत से मेहनत करते, दिल से मेहनत करते, और हमेशा अपना बखान नहीं करते कि मैं ये हूं। हमेशा वो करते जो मुझे आता है, मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप कुछ सीखें, लर्न करें और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। आज की जर्नी को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और आज एक शानदार टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की रहती है। और आज का जो टॉपिक होगा दैट इज अ सीजन, दैट इज अ सीजर। यहां मैं 3 डिफरेंस क्रिएट करता आगे चलूंगा। कन्वल्शन क्या होता है, सीजर क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है। हमेशा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इन तीनों टर्म्स का एक ही मीनिंग दिखता है। मैं तीनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बात पहले मैं क्लियर कर देता हूं, बच्चों, जब हम मसल्स को पढ़ते हैं, मसल्स या मांसपेशी, तो मसल्स में 2 तरह की मसल्स पढ़ते हैं बच्चों। एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, एक होती है बच्चों इनवॉलेंट्री मसल्स। इवन आपने सुना होगा वॉलेंट्री मसल्स को हम ऐच्छिक बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स को हम अनैच्छिक बोलते हैं। वॉलेंट्री को हम स्टाइटेड मसल्स बोलते हैं, इनवॉलेंट्री को अनस्टाइटेड मसल्स बोलते हैं। ये इनके दूसरे नाम है जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। ये क्लियरली मेंशन किया, मसल्स विल बी डिवाइडेड इनटू वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। याद रखिएगा बच्चों, इनवॉलेंट्री जो होता है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है बच्चों, वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। ऑटो रेगुलेटेड मसल्स का मतलब वो खुद ही रेगुलेट होगा, और इन मसल्स का जो बेस्ट एग्जांपल होगा, यदि हम बात करें कि इनवॉलेंट्री मसल्स आपकी बॉडी में कौन होगा, तो आप आंसर पुट कर सकते हो कार्डियक मसल्स। क्या आंसर पुट करते हो बच्चों? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम मसल्स हो गया, रीनल सिस्टम की मसल्स हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रीनल सिस्टम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ। इनकी जो मसल्स है वो अपने आप वर्क करती है, इनवॉलेंट्री पार्टिसिपेट करती है, इनवॉलेंट्री फंक्शन करती है। वही यदि हम बात करें वॉलेंट्री मसल, बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यदि मैं पुट करूं तो स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स।
और स्केलेटल मसल्स को जैसे आप मूवमेंट करवाओगे वैसे वो मसल्स मूवमेंट होगा. व्हेन यू फ्लेक्स योर हैंड द मसल्स विल बी वर्क, व्हेन यू एक्सटेंड योर हैंड द मसल्स विल बी वर्क. दैट मींस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. और कार्डियक मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम मसल्स, रीनल सिस्टम मसल्स को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. ये इसलिए बता रहा हूं क्यों यहां आपको जानना होगा क्लियरली कि कन्वल्शन का मीनिंग क्या होता है, एपिलेप्सी का मीनिंग क्या होता है, सीजर का मीनिंग क्या होता है, ताकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप कभी गलत ना करेंगे. लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. अशोक यादव डोनेटिंग 20 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड. लाइक करना ना भूलें बच्चों. जितने भी नए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करने का काम करें, क्योंकि डिसलाइक वाले अभी जस्ट पहुंचे हैं और आपको उसका तुरंत जवाब देना है, क्योंकि डिसलाइक वाले भी क्लास को वॉच कर रहे हैं और लाइक वालों को तो हक बनता, अधिकार बनता है क्लास देखने का. लाइक इट एवरीबॉडी. ओके फाइन, we'll go further. Thank you so much my dear. We are going to see exactly meaning of convulsion. We can see what do you mean by convulsion. देखिए convulsion का मीनिंग क्या बच्चों? Involuntary contraction of voluntary muscles. आपके voluntary muscles बॉडी में कौन था? Skeletal muscles बताया था. कौन था बच्चों? Skeletal muscles. मतलब क्या हुआ? यदि स्केलेटल मसल्स का अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, व्हाट वी कैन से कन्वल्शन. What we can say convulsion. Yeah, this kind of MCQ will be asking in your competitive exam. Simply मैंने put किया involuntary contraction या involuntary movement यहां पर put कर सकते हैं बच्चों. Involuntary movement यहां पर put कर सकते हैं. किसका? Voluntary muscles. और voluntary muscles कौन सी होती बच्चों? Skeletal muscles. Exact meaning of convulsion. Get it everybody? Okay fine. यदि हम फर्दर जाएं, यदि बात करें बच्चों फाइनली सीजर क्या होता है. देखिए सीजर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन. अनकंट्रोल बोल सकते हो आप, एबनॉर्मल बोल सकते हो आप, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ सीजर. दोनों का डिफरेंस देखिएगा बच्चों. इनवॉलेंट्री या वी कैन से अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन. आपके ब्रेन जो है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यदि अनकंट्रोल हो जाती है या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, वी कैन से सीजर. और इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स वी कैन कन्वल्शन. दोनों डिफरेंस क्लियर. यहां पर कन्वल्शन का मीनिंग क्लियर किया है, सीजर का मीनिंग क्लियर किया. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज एपिलेप्सी. एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय एपिलेप्सी. और एपिलेप्सी का मतलब होगा बच्चों रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर. मतलब बार बार सीजर का आना एपिलेप्सी कहलाता है. अदर वर्ड में बोल सकते हैं बच्चों एपिलेप्सी को क्रॉनिक सीजर. एपिलेप्सी को आप बोल सकते हो क्रॉनिक सीजर. क्रॉनिक सीजर मतलब कब होगा? जब आपको बार बार सीजर डेवलप हो रहा है. दैट वी कैन से एपिलेप्सी. ये तीनों डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वल्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सीजर, व्हाट डू यू मीन बाय एपिलेप्सी. एग्जाम में तीनों का अलग अलग मीनिंग पूछेंगे तो आप 100% आंसर पुट कर सकते हो. गेट इट एवरीबॉडी. तो एपिलेप्सी सिंपली याद रखना, सीजर का बार बार आना एपिलेप्सी कहलाता बच्चों. सीजर का बार बार आना एपिलेप्सी कहलाता है. ये लिटिल डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी बच्चों, जानना बहुत जरूरी. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कन्वर्शन, सीजर और एपिलेप्सी. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. अब बात आती है कि हाउ सीजर विल अकर. सीजर कैसे डेवलप होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट. बहुत बार हम पढ़ते कि सीजर आ रहा. क्या है सीजर? किस तरीके का चेंजेस आपके ब्रेन में होता है, कौन सा चेंजेस सीजर को कॉज करता है, ये यहां पर बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम फर्दर टाइप्स ऑफ सीजर को पढ़ेंगे वी विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके फाइन, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी आई वाज पुट इट सीजर अकर. हाउ? देखिए व्हेन burst of electrical impulse in the brain escape their normal limits. आपके नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स दे आर डूइंग नॉर्मल एक्टिविटी. व्हेन दे विल एस्केप आउटसाइड, वो अपनी जगह से बाहर की ओर एस्केप हो जाते हैं. व्हाट हैपन? स्प्रेड टू द नाइबरिंग का मतलब होता है बच्चों नियर. नाइबरिंग का मतलब होता है नियर, और नियर का मतलब होता है पास में, सराउंडिंग.
neighboring area and create an uncontrolled storm of electrical activity. हुआ क्या, जो आपके ब्रेन में नॉर्मल फंक्शन करने वाला इंपल्स जो है अपनी जगह से दूसरे सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड हुआ, then they're doing abnormal activity that can cause electrical impulse can be transmitted to the muscle causing ट्विस्टिंग और कन्वर्शन. अब क्या होगा, वो एबनॉर्मल जो इंपल्स थे दे विल ट्रांसफर टूवर्ड योर मसल्स, और मसल्स में क्या करेंगे, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और मसल्स को आपको जो वॉलेंट्री मसल्स था उसको इनवॉलेंट्री फंक्शन करवाने लगेंगे. दैट कंडीशन वी कैन सीजर. दैट इज अ वे हाउ टू डेवलप. सिंपली याद रखिएगा, जब एक्सेसिव इंपल्स होंगे वो अपनी जगह से स्प्रेड होंगे तो सराउंडिंग एरिया को कवर करेंगे, वहां से फॉल्टी इंपल्स मसल्स को भेजेंगे, और मसल्स का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा. दैट कंडीशन वी कैन से कन्वर्शन, और वही कंडीशन जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एबनॉर्मल करेगा. दैट कंडीशन वी कैन से सीजर. गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन. We are going to see further. Thank you India to trust on JNC. Almost we cross 1300 future nursing officer. Like करना ना भूले बच्चों. Like, share और subscribe. It's your moral responsibility as a future nursing officers. Thank you India to trust on JINC जोधपुर. We'll move further. अब बात आती what is the factor responsible can cause seizure. हमेशा याद रखना सीजर का एग्जैक्ट कॉज हो बच्चों अननाउन होता है. अननाउन का मतलब होगा नॉट नाउन, या वी कैन से इडियोपैथिक. वी कैन से इडियोपैथिक का मतलब होता है अभी भी सीजर का एग्जैक्ट फैक्टर के बारे में नहीं पता, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, बट मेनी ऑफ द रिस्क फैक्टर. एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की, जब हम बात करेंगे प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, याद रखना इनका काम होगा इट मे बी और माइट बी. मतलब ये फैक्टर कॉज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल. इट मे बी और इट माइट बी. याद रखिएगा सीजर का एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है, बट यहां मैं बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर बताऊंगा जिनकी वजह से सीजर डेवलप हो सकता है. हाउ कैन, यू कैन सी एवरीबॉडी, हाउ कैन डेवलप. हियर I was put at genetic factor. देखिए जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है बच्चों, यू नो जीन क्या है, इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. इसको क्या कहते हैं जीन को बच्चों, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी का बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन होता है, जीन. एक क्वेश्चन यहां पर बन गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. दूसरा याद रखना बच्चों, जीन जो है यदि अफेक्टेड जीन है और वो ट्रांसफर हुआ किसको बच्चों, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होकर के क्या कॉज करेगा, म्यूटेशन कॉज किया. दैट मींस कैन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर. हमेशा याद रखना जीन में अफेक्टेड जीन एटलीस्ट कम से कम 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक यदि अफेक्टेड जीन एक पर्सन से आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने म्यूटेशन कॉज किया, इसका मतलब वो जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर सकता है. तो मदर और फादर किसी को भी यदि सीजर आ रहा है तो कमिंग जनरेशन को ये कंडीशन डेवलप हो सकती. दिस इज द रिस्क फैक्टर. ओके फाइन. इसके अलावा हेड ट्रॉमा, that everybody know, head trauma we can say head injury. Definitely head trauma होगा तो कहीं पेशेंट में हैमरेज होगा, आईसीपी बढ़ेगा, इंपल्स का ट्रांसमिशन अल्टर्ड होगा, तो ये भी रिस्क फैक्टर है. इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है. देन ट्यूमर, फॉर एग्जांपल ट्यूमर में बच्चों में बात करूं तो आपको आंसर लिखना होगा ब्रेन ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लियोमा. कौन सा होता है बच्चों, ग्लियोमा. क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि विच इज द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, ग्लियोमा. ग्लियोमा का मतलब होता है जो ग्लिया सेल होता है, अपेंडाइमल होता है,
ग्लिया सेल में आपने पढ़ा होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है। ये जो ग्लिया सेल है, इन ग्लिया सेल में नियोप्लाज्मिक जब ग्रोथ हो जाता है तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, उसको ग्लियोमा कहते हैं। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि विच इज द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर। तो आपको आंसर क्या लिखना, ग्लियोमा। इट मे बी कैन कॉज। उसके अलावा बच्चों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मैंने डायबिटीज पुट किया है। इट मे बी, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल यदि कहीं अल्टर्ड हो रहा है, कम हो रहा है, इट मे बी इंपल्स का ट्रांसमिशन अल्टर्ड हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया, देखिए बच्चों जो सोडियम होता है, सोडियम का काम होता है इंपल्स ट्रांसमिशन। सोडियम का काम क्या होता है, इंपल्स ट्रांसमिशन। सोडियम काम क्या करता है बच्चों, इंपल्स को ट्रांसमिशन करने का काम करता है। और हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है डिक्रीज सोडियम। डिक्रीज सोडियम का मतलब हाइपोनेट्रीमिया, कितने से कम, लेस देन 135 mg पर डीएल, सॉरी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 135 लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि सोडियम आपका कम हुआ तो हाइपोनेट्रीमिया, तो इंपल्स का ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होगा। और इंपल्स का ट्रांसमिशन यदि प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या कॉज हो सकता है बच्चों, पेशेंट को सीजर हो सकता है। उसके अलावा लिखा बच्चों हाइपरनेट्रीमिया, एक्सेसिव सोडियम का होना भी रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि कैल्शियम आल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। सोडियम और कैल्शियम का काम होता है नर्वस सिस्टम में या बॉडी में इंपल्स का ट्रांसमिशन करना। इनका लेवल कम ज्यादा होगा, इट मे बी कैन कॉज सीजर। ओके फाइन। देन उसके अलावा टॉक्सिसिटी, देखिए टॉक्सिसिटी किसका होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर का यदि एक्सेसिव प्रोडक्शन, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हैं, गाबा पढ़ते हैं, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड होता है, सीरोटोनिन होता है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन्स होता है। यदि न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सेसिव होगा प्रोडक्शन, इट मे बी कैन कॉज टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी क्या करेगा, क्विक इंपल्स को ट्रांसमिशन करेगी, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज। इसके अलावा इंफेक्शन, मैंने बच्चों मेनिंजाइटिस लिखा है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इंफ्लेमेशन इनटू द मेनिंजस। इन्फ्लामेशन इनटू मेनिंजस। मेनिंजस क्या होता है, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजस क्या होगा बच्चों, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजस। जिसमें आपने ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नोइड मेटर, अलग अलग लेयर से वहां पर पढ़ते हैं। ओके फाइन। एंसेफेलाइटिस, देखिए ये जो ब्रेन होता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ब्रेन का दूसरा नाम है एनसीफेलॉन। ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, एनसीफेलॉन। और याद रखना, जब ब्रेन के अंदर इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगा तो एनसीफेलॉन में क्या हो जाएगा, एंसेफेलाइटिस। क्या हो जाएगा बच्चों, एनसीफेलाइटिस। कंफ्यूज मत होना, ब्रेन का ही दूसरा नाम है एनसीफेलॉन। और एनसीफेलॉन से याद रखना, इट इज इन्फ्लेमेशन इनटू द एनसीफेलॉन कैन कॉज एनसीफेलाइटिस, कैन कॉज इंसेफेलाइटिस। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट लिखा बच्चों, बर्थ इंजरी, even high fever, especially in infant, are responsible can cause transmission of excessive impulse, are responsible can cause seizure। तो ये वो कुछ contributing factor थे बच्चों। एक मैंने इसमें PIH भी लिखा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी लिखा है, जो आप प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया ओबीसी में पढ़ते हैं। ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इट मे बी, इट माइट बी, कैन कॉज, बट एग्जैक्ट कॉज है क्या, अननाउन। एग्जैक्ट कारण क्या बच्चों, अननाउन। ओके फाइन। अब इस सीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ सीजर। यहां मैं एक एक टाइप्स के बारे में बनने वाले सारे एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। और मेरी कोशिश होगी किसी बुक को प्रिफर करनी ना पड़े आपको। एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही क्लास से, एक ही नोट से सब कुछ एक ही जगह मिल जाना। That is a quality teaching will conducting by your loving JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर। यही खासियत है, नंबर ऑफ बुक प्रीफर ना करनी पड़े बच्चों को, एक ही नोटबुक में सब कुछ मिले जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछें। यू कैन सी एवरीबॉडी, आई वाज पुट एट सीजर। एक टर्म्स आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस, इस टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यू कैन सी एवरीबॉडी, सीजर में लिखा बच्चों स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेट, ये कौन है, ममता, इसको ब्लॉक करो फटाफट। पढ़ना है तो बेटा यहां पर बैठी, ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। इफ यू वांट टू बी एज ए स्टूडेंट, यू विल
कम टू जेएनसी, अदरवाइज इस तरह के सजेशन दिया तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे बच्चों। बहुत सारे ऐसे मार्केट में बैठे उनके पास जाइएगा, टाइम पास करिएगा। या एक एक मिनट बहुत ही उपयोगी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह की नीड टू बी सिंसियरली बैठिए, सिंसियरली पढ़िए, आपका स्वागत है ना। और डोंट ट्राई टू सजेस्ट मी एनीथिंग, है ना। जो आप कोई बोलता मुझे ये पढ़ा दो, कोई बोलता मुझे ये पढ़ा दो, सॉरी टू से आई विल ट्राई टू डू बेस्ट। वो सारे टॉपिक मैं आपको दूंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना। आई विल ट्राई टू टीच ऑल सब्जेक्ट विच इज बिलोंग फ्रॉम द नर्सिंग प्रोफेशन। तो प्लीज यू शुड ट्राई टू कम, सिट प्रॉपर, स्टडी वेरी वेल, टेक योर सिलेक्शन, बट डोंट ट्राई टू सजेस्ट मी एनीथिंग। ओके फाइन। मैंने यहां लिखा बच्चों स्टेटस एपिलेप्टिकस। अभी आपने 3 चीजें पढ़ा, कन्वर्शन पढ़ा, सीजर पढ़ा, और उसके अलावा ये कौन है, ममता, इसको भगाओ बेटा। उसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस मैंने क्लियर पुट किया है, इन्वॉल्व ए रैपिड ऑफ एपिलेप्टिक स्पाज्म विदाउट इंटरवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। मतलब क्या होगा, जो आपने एपिलेप्सी पढ़ा बच्चों, एपिलेप्सी जो आपने पढ़ा था, एपिलेप्सी का मतलब मैंने बताया था क्रॉनिक सीजर या रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर। स्टेटस एपिलेप्टिकस वो कंडीशन होता है जो इस एपिलेप्सी से भी सीवियर होता है। हियर यू कैन सी, इसमें रैपिड ऑफ एपिलेप्टिक स्पाज्म, मतलब ये एपिलेप्सी बार बार बोल सकते हो या रिकरेंट एपिलेप्सी बोल सकते हो, रिकरेंट एपिलेप्सी बोल सकते हो। बट यहां लिखा विदाउट इंटरवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिना कोई कॉन्शियसनेस के इंटरवल ये कंडीशन बार बार डेवलप हो रही बच्चों। इसका मतलब ये कन्वर्शन सीजर इन एपिलेप्सी से भी सीवियर कंडीशन, दैट विल बी मोर डेंजरस। यू कैन सी एवरीबॉडी, आई वाज पुटेड। क्वेश्चन आएगा कितने मिनट तक ये कंडीशन डेवलप होगी, तो आपको आंसर लिखना है 30 मिनट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियरली पूछा जाता है बच्चों कि स्टेटस एपिलेप्टिकस का ड्यूरेशन नॉर्मली कितना होता है, जहां पर विदाउट इंटरवल कॉन्शियसनेस के पेशेंट को बार बार एपिलेप्सी डेवलप होता है। तो आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों, 30 मिनट। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा कि इट इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर विथ एनी टाइप ऑफ सीजर ब्रेन डैमेज में रिजल्ट। ये जो कंडीशन है वो सीजर की वजह से हो सकता है, ब्रेन डैमेज की वजह से हो सकता है, किसी भी ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से ये कंडीशन कॉमनली डेवलप हो सकती है। बट सबसे खास बात क्या बच्चों, क्वेश्चन आएगा विच इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। इस पेशेंट को ट्रीट करने में ड्रग ऑफ चॉइस हम किसको मानते हैं, डायजीपाम को। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, डायजीपाम। यदि डायजीपाम अवेलेबल नहीं है तो आप फेनिटोइन दे सकते हो। तो आप फेनिटोइन जो है ये एंटी सीजर ड्रग्स होती बच्चों, आप फेनिटोइन, एप्सुलिन इनको यूज कर सकते हो। बट इफ यू हैव ट्रैंक्विलाइजर, डायजीपाम को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रैंक्विलाइजर, तो हम किसको प्रीफर करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, ट्रैंक्विलाइजर। गेट इट एवरीबॉडी? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि व्हाट डू यू मीन स्टेटस एपिलेप्टिकस, what is the duration, which is the drug of choice, आप clearly mention कर सकते हो। Thank you India, almost we crossed 1400 future nursing officer. Thanks India to trust on JINC जोधपुर। We'll move further। अब बच्चों क्या बात है, स्पेसिफिकेशन मैंने यहां पर आपको बताया था। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं टाइप ऑफ सीजर, मैं क्लियर मेंशन कर लेता हूं। सीजर के मेन 2 टाइप्स होंगे, मैं हर टाइप्स को इमेज के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। योर सीजर डज हैव मेनली 2 टाइप्स, और दोनों में क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मैंने यहां पुट किया जनरलाइज्ड सीजर। याद रखना आपके होल ब्रेन में यदि इन्वॉल्वमेंट रहता है, पूरे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो उसको हम जनरलाइज्ड सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जनरलाइज्ड सीजर। दूसरा आता है कि दोनों टाइप में, मैं यहां जनरलाइज भी बताऊंगा बच्चों, फर्दर पार्शियल के बारे में डिस्कस करूंगा। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट का पूछ रहे हैं तो 30%, जनरलाइज जो है 30%, और जनरलाइज में फर्दर टाइप्स बताऊंगा बच्चों, क्या क्या टाइप्स ऑफ सीजर जो है वो जनरलाइज में पूछा जाता है, मैं डिस्क्राइब करूंगा। सीधा पहला क्वेश्चन बनता है, जनरलाइज सीजर का मतलब होल ब्रेन इन्वॉल्व, और इसका प्रेजेंट और प्रेजेंटेशन पूछे तो आपका कितना परसेंट बताना बच्चों, 30%। अब जनरलाइज में कौन कौन आएगा, जनरलाइज में आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों। टॉनिक आएगा, टॉनिक का मतलब होता है रिजिड, फिर आएगा टॉनिक के साथ क्लॉनिक आएगा, क्लॉनिक को बोलते हैं जर्किंग, और कभी कभी हम इसको ग्रांड माल टाइप ऑफ सीजर के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, ग्रांड माल। टॉनिक लिखा,
क्लॉनिक लिखा, टॉनिक में बॉडी में रिजिडिटी फाउंड होती है, क्लॉनिक में बॉडी में जर्की मूवमेंट फाइंड आउट होते हैं, और इसको हम ग्रैंड माल टाइप ऑफ सीजर के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरी बात माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक होता है अब्सेंस ऑफ सीजर, उसको हम पैट्रिट माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रिट माल बोलते हैं। मैं इसको भी आपको डिस्क्राइब करूंगा सेपरेटली। अब्सेंस ऑफ सीजर, दैट कंडीशन वी कैन से पैट्रिट माल। इसके अलावा इसके अंदर फर्दर जो टाइप्स आएगा, मायोक्लोनिक, याद रखना, मायो मींस मसल्स, मायोक्लोनिक पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और टाइप्स बता दो बच्चों, एटोनिक और अकाइनेटिक, जिसको हम ड्रॉप अटैक के नाम से जानते हैं। ये जनरलाइज्ड सीजर के टाइप्स आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं, टॉनिक, क्लॉनिक, जिसको क्लियरली हम बच्चों ग्रैंड माल बोलते हैं। दूसरा अब्सेंस सीजर को पैट्रिट माल बोलते हैं। मायोक्लोनिक में मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एटोनिक अकाइनेटिक को ड्रॉप अटैक बोलते हैं। मैं यह चारों को सेपरेटली डिस्क्राइब करूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि टॉनिक क्या होता है, क्या क्या मूवमेंट होता है, क्लॉनिक क्या होता है, टाइम क्या होता है। मैं आपको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां मैं दो टाइप में यहां क्लासिफाइड कर रहा हूं सीजर को, एक जनरलाइज सीजर था और दूसरा पार्शियल, जिसको हम लोकल बोलते हैं। और याद रखना, पार्शियल में 1 पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होगा और ये 70% पाया जाता है। दो क्वेश्चन यहां क्लियर करके आपको आगे चलना होगा कि सीजर विल बी क्लासिफाइड इनटू 2। पहला जनरलाइज सीजर। जनरलाइज का मतलब पूरी बॉडी। जब पूरी बॉडी की बात करते हैं तो पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। लोकल का मतलब पर्टिकुलर जगह, लोकल का मतलब होता पर्टिकुलर जगह। जब हम पार्शियल का मतलब होता आधा। पार्शियल और लोकल की बात करें तो 1 पार्ट ऑफ द ब्रेन या इन्वॉल्व होगा, और यू कैन सी ये सबसे अधिक पाया जाता है 70% आउट ऑफ 100। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी। एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता है। अब पूछेंगे पार्शियल और लोकल में कौन कौन आता है। एक हम पढ़ेंगे बच्चों सिंपल पार्शियल, और जिसमें हम देखेंगे कॉन्शियस इंटैक्ट होगा, मोटर मूवमेंट इंपैक्ट होंगे, सेंसरी फंक्शन इंपैक्ट होंगे। और दूसरा देखेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स पार्शियल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दो ये फर्दर पार्शियल के टाइप्स है। तो मेनली सीजर विल क्लासिफाइड इनटू 2, that is a generalized around 30%, local is around 70%। जनरलाइज में पूरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लोकल में आधे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर पार्ट में ही अफेक्ट होगा। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं बच्चों पर्टिकुलर, क्योंकि क्लासिफाइड में जो क्वेश्चन बनते हो तो हमने देख लिया। अब मजा कब आएगा, जब हम टॉनिक में बनने वाले क्वेश्चन, क्लॉनिक में बनने वाले क्वेश्चन, अब्सेंस, मायोक्लोनिक, एटॉनिक में बनने वाले क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, वो बेनिफिशियल। यहां आप देखिएगा क्लियरली, जनरलाइज सीजर जो मैंने आपको बताया उसका मीनिंग बता रहा हूं। इट बिगिन विद द ऑरा, मतलब जनरलाइज सीजर जो होगा, पूरी बॉडी में यदि आपको सीजर आना होता है तो उसका पहला स्टेज होता है, पहला जो फेज होता है, जिसको प्री सीजर फेज भी बोलते हैं। किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों? ऑरा। ऑरा का मतलब ए सेंसेशन दैट वन क्लाइंब टू इंपेंडिंग सीजर। आपने सुना बच्चों नोजिया, आपने सुना है, एक नोजिया पढ़ते हैं, नोजिया के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों वोमिटिंग, नोजिया के बाद क्या पढ़ते हैं? वोमिटिंग। ठीक उसी तरीके से यहां आपको पहले पढ़ना होगा ऑरा, और ऑरा के बाद में आपको पढ़ना होगा सीजर, ऑरा के बाद आपको पढ़ना होगा सीजर। देखिए, नोजिया का मतलब होता है फीलिंग, यू फील सेंसेशन कि मुझे उल्टी होनी है, उसको क्या बोलते हैं? नोजिया। और जब उल्टी हो गई उसको क्या बोलते हैं? वोमिटिंग। तो आपको जब सेंसेशन आ रहा है कि मुझे सीजर आ सकते हैं, मुझे सीजर आएंगे, वो कौन सा फेज होगा? ऑरा फेज। और जब आपको सीजर आ गया तो सीजर का फेज होगा। ये दोनों डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑरा? ऑरा का मतलब सेंसेशन दैट वन दैट इंडिकेटिंग सीजर, वो सेंसेशन जो आपके सीजर को इंडिकेट करता है, दैट वी कैन से ऑरा। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑरा। ओके फाइन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि जनरलाइज सीजर बिगिंस, शुरुआत कहां से होता है? ऑरा से होता है बच्चों। ओके फाइन। शांति पहले होगी, फिर धमाका होगा। शांति वाले माहौल के अंदर जब इंडिकेशन मिल रहा कि विल बी हैपनिंग समथिंग, ऑरा फेज होता है। और जब सीजर आ गया तो वो कंडीशन कन्वल्शन की होती बच्चों। ओके फाइन। हियर यू कैन सी, एक मैंने इमेज पुट किया है। ये इमेज जो है बच्चों, ये टॉनिक फेज को रिप्रेजेंट करा है।
यहां इमेज में इसलिए पुट कर रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। फोटो दिए होते हैं और फोटो को फाइंड आउट करना होता है, दैट वी कैन से, यू कैन सी दैट इज अ टॉनिक। देखिए टॉनिक की खासियत क्या, मैंने टॉनिक क्लॉनिक किसका एग्जांपल बताया, जनरलाइज सीजर का। अब टॉनिक की खासियत क्या, टॉनिक में क्या क्वेश्चन बने यहां पर देखिए, पेशेंट फॉल्स टू फ्लोर, पेशेंट खड़ा है और सीधा क्या हो जाएगा, फ्लोर पे गिरेगा, सडन होगा तो फ्लोर पे गिरेगा। उसके साथ क्या होगा, बॉडी क्या होगी बच्चों, रिजिड हो जाएगी। इस पिक्चर को आप देख सकते हो, पेशेंट सबसे पहले क्या हुआ, गिरा, गिरने के बाद उसकी बॉडी कैसा दिख रहा है, रिजिड, स्टिफ हो गई। पेशेंट की बॉडी डेथ के बाद जो होती है स्टिफनेस, वो यहां पर स्टिफ हुआ। इसके साथ बच्चों जॉ आर क्लंच्ड टाइटली, जबड़ा जो है वो टाइटली क्या हो जाएगा, क्लंच हो जाएगा। कहते हैं कि पेशेंट को सीजर आया, मुंह नहीं खुल रहा है, that word we can say clenching of jaw मतलब जबड़ा। ये स्पेसिफिकेशन में बता रहा हूं बच्चों। पहला लिखा है फ्लोर पे गिरेगा, बॉडी रिजिड होगा और जो टाइटली क्लंच होगा, बंद हो जाएगा। आर्म्स एंड लेग एक्सटेंडेड, पैर सीधे इधर है, हाथ इस तरफ सीधा है, मतलब आर्म्स और लेग क्या हो जाएंगे, एक्सटेंडेड हो जाएंगे। दैट काइंड ऑफ फेज वी कैन से टॉनिक फेज। और सबसे खास बात एग्जाम आएगा, इस फेज का ड्यूरेशन कितना हुआ, 10 to 20 सेकेंड। हमेशा याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जब पेशेंट को सीजर आया, एज ए नर्स आपको क्या करना है, कभी भी पेशेंट को टाइट होल्ड नहीं करना है, क्योंकि जो ड्यूरेशन है 10 to 20 सेकेंड, किसी भी टाइटनेस से पेशेंट रुक नहीं सकता, वो फेज होगा। तो आपको प्रिवेंटिव रूप में बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में बनेगा, ड्यूरेशन। इसके अलावा रिजिडिटी डेवलप होता है, जॉ क्लंच होता है। मैं आगे आपको फेजेस बताऊंगा, सीजर के एक एक फेज के बारे में बताऊंगा। वहां मैं बताऊंगा कि टंग बाइट किस में होता है, किस कंडीशन में क्या डेवलप होता है। और मैं वादा करता हूं बच्चों, एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ने वाला हूं, सीजर पे बनने वाले हैं। और जैसे टॉपिक फिनिश हो गया ना, यू विल फील योर सेल्फ प्राउड कि यस, अब पूछो कहां से पूछना है। इस तरीके से मैं टीच करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा फेंकना नहीं आता, फालतू बातें करनी नहीं आती, बुराई करनी नहीं आती है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है बच्चों, क्योंकि आप जो शिद्दत से प्यार करते हो जेएनसी परिवार को, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आप लगातार 4 बजे जो इंतजार करते हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये आपका इंतजार जेएनसी की ताकत है बच्चों, और जेएनसी को हमेशा आपके लिए कुछ करने के लिए मजबूर करता है। यही भरोसा आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा बच्चों। हियर यू कैन सी। इसके अलावा मैंने टॉनिक की जो कुछ कंडीशंस आपको बताई है, उसके बाद फर्दर हम चलते हैं दूसरा फेज। यहां मैंने क्लॉनिक पुटा। टॉनिक में आपने क्या देखा बच्चों, रिजिडिटी देखा। टॉनिक में आपने क्या देखा, फॉल डाउन देखा। टॉनिक में आपने क्या देखा, बॉडी की एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडेड देखी। टॉनिक में आपने क्या देखा, 10 to 20 सेकंड का ड्यूरेशन देखा। बट यदि हम बात करें क्लॉनिक में, तो क्लॉनिक में जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने पुट किया है, बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों, ट्विस्ट हो जाएगी और रिदमेटिक मूवमेंट होगा, लाइक दैट रिदमेटिक मूवमेंट होगा, दैट वी कैन से क्लॉनिक फेज। Client bite lips or tongue. This is your competitive exam MCQ. This is the question what they asking कि पेशेंट टंग बाइट कौन से टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर में करता है। तो आंसर क्या लिखोगे, क्लॉनिक फेज। आगे मैं और फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाला बच्चों आपके साथ। ट्विस्ट एंड रिदमिक मूवमेंट, वहां क्या था, सीधा आपने शुरू में देखा टॉनिक में फॉल डाउन था, दूसरा ट्विस्ट था, वहां रिजिड था। बाइट लिप्स, टंग, माउथ, एक्सेसिव सलाइवेशन। याद रखना, पेशेंट के मुंह से झाग निकलने लगते हैं, फ्रोथी सलाइवा निकलता मुंह से, समझ जाना वो क्लॉनिक फेज है बच्चों। तुरंत समझ जाना क्लॉनिक फेज है। और क्लाइंट यूजुअली इनकॉन्टिनेंट, वो क्या करेगा, यूरिन और फीसेस पास कर देगा। यूरिन और फीसेस का इनकॉन्टिनेंट का मतलब होता है इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन। इनवॉलेंट्री का मतलब योर यूरिनरी ब्लैडर और योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट एबल टू कंट्रोल दैट वेस्ट, वो अपने आप निकल आता है। दैट वी कैन से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इनकॉन्टिनेंस। उसका ड्यूरेशन 20 to 30 सेकेंड तक रहेगा, 20 to 30 सेकेंड तक रहेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, टॉनिक और क्लॉनिक में। इस इमेज को आप क्लियरली देखिएगा, पेशेंट जो है यहां पर लेटा हुआ, बॉडी में जर्की मूवमेंट, लाइक दैट जर्की मूवमेंट है, फॉल डाउन है। और सबसे खास बात क्या है, एक तो यहां पर फ्रोथी सलाइवा निकल रहा है, पेशेंट यूरिन और स्टूल को पास करा इनवॉलेंट्री। दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी इंडिकेटिंग कि पेशेंट कौन से फेज में बच्चों, दैट इज अ क्लॉनिक फेज। कौन सा फेज बच्चों, क्लॉनिक फेज। तो आपको याद रखना, टॉनिक फेज का ड्यूरेशन
क्लॉनिक फेज का ड्यूरेशन, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम में क्वेश्चन मैं पूछूंगा इस टॉपिक के बाद मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगा बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब आता है ऑरा। हमने देखा ऑरा क्या था, सेंसेशन था, किसका, सीजर का। टॉनिक में क्या था बच्चों, टॉनिक में आपने रिजिडिटी देखी, 10 से 20 सेकंड का टाइम था। क्लॉनिक में ट्विस्ट था, जर्की मूवमेंट था, टंग बाइट था, ड्यूरेशन कितना 20 to 30 सेकंड। अब आता है पोस्ट इक्टल। नेक्स्ट क्या आता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट इक्टल। पोस्ट इक्टल में क्या होगा, अब यहां पर पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी पे जा रहा है, रिकवरी पे जा रहा है, और यहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। पोस्ट इक्टल की जब हम बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सबसे पहले क्लाइंट क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिमेन टोटली अनरिस्पॉन्सिव, मतलब ऐसे बैठ जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये रिकवरी फेज को इंडिकेट करता है। ओके फाइन, देन गो टू स्लीप, या वी कैन गो टू डीप स्लीप लास्टिंग फॉर 30 मिनट टू सेवरल आवर। सो जाएगा आधा घंटा या उससे ज्यादा टाइम के लिए। कब, सीजर के बाद। उस फेज का नाम क्या होगा, तो पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट इक्टल फेज। तो पेशेंट क्या होगा, डीप स्लीप में जाएगा, 30 मिनट से कुछ घंटों तक सो जाएगा। और सबसे खास बात, जब उठेगा स्लीप के बाद, जब वेकअप करेगा तो पेशेंट को थकान लगेगी, फटीग होगा, पेशेंट डिप्रेस्ड फील करेगा, पेशेंट कंफ्यूज होगा, पेशेंट को हेडेक होगा। ये कॉमन वो सिम्टम है जो पोस्ट इक्टल फेज में पेशेंट फेल्ट करेगा। दैट वी कैन से हेडेक, वी कैन से कंफ्यूजन, वी कैन से फटीग, वी कैन से डिप्रेशन। और क्लाइंट हैव कंप्लेन एमनीशिया। देखिए एमनीशिया का मतलब होता है बच्चों लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। और पेशेंट को याद ही नहीं आएगा कि मुझे सीजर आया। पूछोगे आपको झटके लगे थे, बोले नहीं। आपको सीजर आए थे, बोले नहीं। इस तरह का रिस्पॉन्स होगा, मतलब पेशेंट का फॉरगेटफुलनेस, भूल जाएगा। और एमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। और याद रखना, फुल रिकवरी जो है वो सेवरल आवर्स के बाद आएगा बच्चों। कुछ घंटों के बाद पेशेंट जो है वो कंप्लीट रिकवर आ जाता है। अब क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि पेशेंट को सीजर के बाद रिकवरी फेज में कौन सा टाइप्स ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर होता है। आप आंसर क्या लिखोगे, एमनीशिया। क्या लिखोगे, एमनीशिया। कॉमनली कौन से सिम्टम्स फाइंड आउट होते हैं, आप आंसर लिखोगे डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फटीग, हेडेक। ये कॉमनली फाइंड आउट होगा। और सबसे खास बात, पेशेंट कुछ टाइम के लिए डीप स्लीप में चला जाएगा और एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मुझे सीजर आए, मानेगा भी नहीं मुझे सीजर आए। इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक क्या इंडिकेट करता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट इक्टल फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, पोस्ट इक्टल। यहां पर पेशेंट लेटा हुआ है, डीप स्लीप में है, डिप्रेशन में रहेगा, फटीग रहेगा, हेडेक रहेगा, और जब उठेगा तो बोलेगा कुछ भी नहीं हुआ। मेमोरी क्या हो गई बच्चों, लॉस हो गई। मेमोरी क्या हुई, लॉस हो गई। तो ये टॉनिक, क्लॉनिक, ऑरा, पोस्ट इक्टल, ये 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहां पर बताया, जिसमें अलग अलग फेजेस की बात की। अब यहां पर क्वेश्चन कहां बनेंगे वो भी मैं आपके सामने पुट करना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग। यू कैन सी एवरीबॉडी, टॉनिक में बॉडी स्टिफ थी, क्लॉनिक में जर्की मूवमेंट था, और पोस्ट इक्टल में डीप स्लीप था। पोस्ट इक्टल में डीप स्लीप था। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको तीनों, यहां मैंने बताया था बच्चों 10 to 20 सेकंड, यहां मैंने बताया 20 to 30 सेकंड, यहां मैंने बताया 30 मिनट टू सम हावर्स क्या होगा डीप स्लीप में, और कुछ घंटे बाद ये रिकवरी करेगा। तो ये तीनों डिफरेंस आपको जानना जरूरी होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टॉनिक, क्लॉनिक और वी कैन से पोस्ट इक्टल। अब स्पेसिफिकेशन भी करना जरूरी, क्योंकि हम हर क्वेश्चन तक पहुंचने का काम करते हैं। मैंने कहा ना बच्चों, ड्यूरेशन नशीमा 30 मिनट टू सम आवर्स ये डीप स्लीप होगा, और सेवरल आवर्स का मतलब 5 to 7 आवर्स वी कैन से। ओके फाइन, अब एक इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें बच्चों, आपके अपने JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा नर्सिंग के सारे कोर्सेस के रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। चाहे वो बच्चा BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, फोर्थ ईयर का हो, हर वो स्टूडेंट JNC से ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। फीस सिर्फ 1999। GNM के 3 साल के कोर्स अवेलेबल है। यदि कहीं भी आपकी कॉलेज रन नहीं कर रहा है तो JNC से पूरा सिलेबस परचेज करके आप अपनी स्टडी कर सकते हो। पोस्ट BSc का सिलेबस अवेलेबल है। ये क्लासेस प्ले स्टोर पे जाकर के JNC का ऐप डाउनलोड करके
ऑनलाइन आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा सभी नॉर्सेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सीएचओ की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एनएचएम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इवन शॉर्ट सिलेक्शन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बुलेट्स अवेलेबल है। वो हर कंटेंट अवेलेबल है एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने में। जो भी रनिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे वो जीएनएम का हो, चाहे पोस्ट बीएससी का हो, हर उस कोर्स का कंप्लीट सिलेबस जेएनसी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जेएनसी खड़ा है बच्चों। कॉलेज में क्लास नहीं चल रही है, मात्र 2000 के अंदर पूरा सिलेबस ले, सेल्फ स्टडी करें। बट प्ले स्टोर पे जाके आपको ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी स्टडी को कैरी ऑन करके पाएंगे। अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने नाइगरहुड्स को बताएं कि जेएनसी पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। परचेज करें, पढ़ाई करें, घर में लॉकडाउन में लॉक होके ना बैठें। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद में जेएनसी ने सारे कोर्स को लॉन्च कर दिया। ऑल इंडिया में एकमात्र ऐसी कोचिंग है जहां पर हर नर्सिंग कोर्स का सिलेबस, हर कोचिंग का सिलेबस, सब कुछ अवेलेबल है और फ्री क्लास यूट्यूब पे डेली भी अवेलेबल है बच्चों। क्योंकि जेएनसी का एक ही सपना है, हर घर का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें, सक्सेस पाएं, हम लिटिल बिट उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकें, जो हम लगातार करने की कोशिश करें। क्योंकि ये आपका भरोसा हमें निरंतर आपके लिए मेहनत करने को मजबूर करता है और ये हम करते रहेंगे बच्चों। किसी भी रिक्वायरमेंट को जेएनसी फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेगी। ओके फाइन, अब हम फर्दर बात करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब स्टेजेस पे मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में आज जिक्र करूंगा, क्योंकि हमने टॉनिक पढ़ा, क्लॉनिक पढ़ा, पोस्ट इक्टल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। अब क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। स्टेजेस में मैंने पुट किया सबसे पहले बच्चों ऑरा। मैंने कहा था आपको सेंसेशन टू इंडिकेट टू फील कि सीजर डेवलप होने वाले। ऑरा में क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो ऑरा का मतलब है फीलिंग ऑफ कमिंग सीजर, मतलब सीजर आ रहे हैं, विल इंडिकेटिंग दैट इज ऑरा। देन बैड स्मेल, ऑल्फैक्ट्रिक हैलुसिनेशन भी बच्चों प्रेजेंट होगा। ऑल्फैक्ट्रिक हैलुसिनेशन यहां पर प्रेजेंट होगा। आपको बैड स्मेल हिंट देगी कि आपको सीजर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरेशन जो होगा ऑरा का वो 1 to 2 मिनट्स का होगा। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, मतलब घंटी बजी छुट्टी हुई, तुरंत आपको हिंट मिलेगा कि आपको सीजर डेवलप होने वाले। स्मेल आएगी, उसके साथ आपको बच्चों यहां पर फीलिंग आएगी कि मुझे सीजर डेवलप होने वाला है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। इसके अलावा सेकंड यहां पर स्टेज क्या होगा? ऑरा के बाद जैसे ही आपको सीजर आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे बच्चों? अनकॉन्शियसनेस डेवलप होगा। और आपको अच्छे से पता बच्चों, अनकॉन्शियसनेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, स्टेट ऑफ माइंड in which patient is unable to respond external stimuli बच्चों, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और मैंने आपको यह भी बताया था ये कंडीशन फ्यू सेकेंड्स प्रेजेंट होगा, फ्यू मिनट्स प्रेजेंट होगा बच्चों, फ्यू आवर्स प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन को हम अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड, ये माइंड की वो कंडीशन है जब पेशेंट किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस कंडीशन को अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये कंडीशन कितने टाइम रह सकती है? सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स। क्योंकि जब ये डे, वीक, मंथ और ईयर में कन्वर्ट होगा तो हम उसको कॉमा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कॉमा कहेंगे। तालिब, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब अनकॉन्शियसनेस के स्टेज में लेकर पेशेंट क्या होगा? फ्लोर पे गिर जाएगा। पहले वार्निंग मिल चुकी थी, नहीं संभले, अनकॉन्शियस हुआ, पेशेंट फ्लोर पे गिरा और गिरने के बाद सीधा कौन सा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? टॉनिक। कौन सा? टॉनिक फेज स्टेज। और टॉनिक मैंने कहा था ड्यू टू द एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। टॉनिक में क्या बताया था बच्चों? स्टिफनेस बताया था। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मैंने कहा था जॉ जो है फिक्स हो जाएगा, जबड़ा जो है क्लंच हो जाएगा। देन मसल क्या हो जाएगी? रिजिडिटी हो जाएगी। मसल क्या होगी बच्चों? रिजिड हो जाएगी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक में जो है आपको टॉनिक फेज का पुट कराऊं। हेड जो है वो भी, हैंड जो है इस तरीके से क्लिंच हो जाएगा, जॉ क्लिंच हो जाएगा और पेशेंट को एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के डेवलप होने लगेंगे। दैट मींस टॉनिक स्टेज हम कहलाएंगे। देन ड्यूरेशन मैंने आपको 10 to 20 सेकंड ऑलरेडी बताया।
अब बात आती है बच्चों 4th नंबर पे क्लोनिक फेज, और क्लोनिक में क्या बताया, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, और यहां पर पेशेंट को क्या होगा, रिस्क फॉर टंग बाइट। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, जो कई बार पूछा जा चुका है कि टंग बाइट की रिस्क कौन से स्टेज में रहता है, या टंग बाइट जो है वो कौन से फेज में होता है। तो ये आंसर आप कभी गलत मत करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी एवरीबडी, सीधा पूछेंगे रिस्क फॉर टंग बाइट। जब आपको कन्वर्शन आ रहे हैं तो टॉनिक को छोड़ दीजिएगा, क्लॉनिक में आइएगा। क्लॉनिक में कंडीशन डेवलप होती है, टंग बाइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके फाइन। इसके अलावा स्टेज 5 जो मैंने बताया था पोस्ट इक्टल होगा, और जिसमें मैंने कंफ्यूजन, ड्रूलिंग, रिट्रोग्रेड एमनीशिया, ये और मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों। रिट्रोग्रेड एमनीशिया में भी पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना है, कौन सा एमनीशिया, तो आपको आंसर लिखना है रिट्रोग्रेड एमनीशिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। रिट्रोग्रेड का मतलब पिछला कुछ भी याद नहीं रहना, क्या हुआ मेरे साथ आई डोंट नो, सीजर आए थे, अनकॉन्शियस वे थे, फॉल डाउन वे थे, जर्की मूवमेंट हुआ था, स्टिफनेस हुआ था, टंग बाइट हुआ था, बट आई नेवर रिमेंबर दैट वी कैन से रिट्रोग्रेड एमनीशिया। क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ एमनीशिया, तो आपको आंसर लिखना बच्चों रिट्रोग्रेड एमनीशिया। बिल्कुल सुनीता, बिल्कुल सही आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब फर्दर देखते हैं बच्चों, सेकंड अब्सेंस सीजर, मैंने आपको बताया, इसका मैंने पैट्रिट माल नाम दिया था। ये सारे हमने टॉनिक क्लॉनिक में पढ़ा। टॉनिक क्लॉनिक जनरलाइज का टाइप था। अब हम बात करेंगे अब्सेंस सीजर बच्चों। अब हम बात करेंगे, थैंक यू काजोल, अब्सेंस का नाम एग्जाम में पूछेंगे तो आपको आंसर पुट करना बच्चों पैट्रिट माल। ये भी छोटा क्वेश्चन बनता है बट संभावना बहुत ज्यादा यहां पर एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से पैट्रिट माल। अब यहां अब्सेंस सूचर का मीनिंग जानना जरूरी है। अब्सेंस क्यों लिखा, इंडिविजुअल मे और मे नॉट लॉस कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट है, उसको सीजर तो आ रहे हैं बट कॉन्शियसनेस को लॉस नहीं कर रहा है। पेशेंट क्या है, कॉन्शियस। और सबसे खास बात, आई उसका रिमेन क्या है, ओपन। आई भी उसका क्या रिमेन बच्चों, ओपन है। नो लॉस और चेंज इन द मसल्स टोन अकर, मसल्स में भी कोई टोन नहीं है, आंख खुली है, कॉन्शियसनेस है, मसल्स टोन में कोई बदलाव नहीं है बच्चों। और ये दिन में कई टाइम कंडीशन डेवलप होती है, मतलब आपको फील होगा कि मुझे सीजर आ रहा है बट आप कॉन्शियस हो, आपकी मसल्स टोन्स नॉर्मल है और आपकी आई अगेन रिमेन ओपन है, और ये दिन में कई बार इंसिडेंस होता है। इस तरीके के सीजर को अब्सेंस सीजर कहते हैं। वन ऑफ द टाइप ऑफ सीजर, वन ऑफ द टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर, बट वी कैन से अब्सेंस। अब्सेंस क्यों बोलते हैं, कि सीजर के टफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक यहां नहीं मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे, कंडीशंस तो रहेगी बट कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज अब्सेंस सीजर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पैट्रिट माल। पैट्रिट माल का मीनिंग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देन यू विल पुट एवरीबॉडी व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रिट माल। ओके फाइन। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन कई बार आता है, ज्यादातर ये किसको डेवलप होता है, चिल्ड्रन को। वेरी वेरी वेरी, क्यों बच्चों को पता ही नहीं चलता इस कंडीशन के बारे में, और बच्चों में कॉमनली डेवलप होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन चिल्ड्रन, तो आपको आंसर क्या लिखना, पैट्रिट माल। आपको आंसर क्या लिखना, अब्सेंट सीजर। यहां वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट करना है, क्योंकि जहां मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुट कर रहा हूं बच्चों, मतलब वो क्वेश्चन आपके ब्रेन में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेना है। हमें एग्जाम को फाइट करना है, हमें सेलेक्ट होना है, हमें साइकिल से फ्लाइट पे जाना है, हमारा ड्रीम जो देखा था वो पूरा करना है। और ड्रीम पूरा करने के लिए आपको स्थिरता बनाए रखनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, भरोसा बनाए रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कर सकते हो ना, वो कोई दुनिया में कर भी नहीं सकता है। दैट मीन्स व्हाट यू डिसाइडेड, व्हाट यू वांट टू डू, नोबडी कैन डू। इसका मतलब आपने जो डिसाइड किया, आप जो करना चाहते हो ना, वो कोई और नहीं करेगा, वो करना आपको ही होगा बच्चों। इसीलिए ये छोटे छोटे पॉइंट को या स्टोर करना है, गजनी मत बन जाइएगा। पूछा कि आंसर कुछ, क्वेश्चन कुछ पूछा, आंसर कुछ लिखा, इसका ड्यूरेशन पूछे बच्चों 1 to 2 सेकंड होता है, मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का होता है, हमें पता ही नहीं चलता, दैट विल कम एंड एस्केप। तो दैट काइंड ऑफ टाइप वी कैन से अब्सेंट सीजर। पैट्रिट माल से याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैट्रिट माल के नाम से पूछा जा सकता है। ओके फाइन। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते बच्चों, मैंने कहा था मायोक्लोनिक सीजर। अगेन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू, मायोक्लोनिक, और मैंने क्लियरली मेंशन किया था बच्चों, प्रेजेंट ब्रीफ जनरलाइज्ड जर्किंग और स्ट्रिपनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। यहां दोनों चीजें आ गई बच्चों,
यहाँ टॉनिक भी आ रहा है, यहाँ क्लॉनिक भी आ रहा है, यहाँ जर्किंग मूवमेंट भी आ रहा है, यहाँ स्टिफनेस भी आ रहा है, और ये दोनों हमने जनरलाइज के टाइप्स में पढ़ा बच्चों। देन पेशेंट गिर जाएगा, फॉल ऑन ग्राउंड, और ड्यूरेशन 3 से 5 सेकंड का, मतलब पेशेंट को सिर्फ 3 से 5 सेकंड तक बॉडी स्टिफ हो जाएगी, जर्किंग मूवमेंट आएगा और फॉल डाउन हो जाएगा, फिर वेकअप हो जाएगा। इस तरीके के सीजर को मायोक्लोनिक सीजर कहते हैं। अब सेंस में देख लिया, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोक्लोनिक। यस बिल्कुल, मायो मतलब मसल्स, मायो मतलब मसल्स। और सबसे खास बात एटोनिक, जिसका नाम है अकाइनेटिक, जिसका नाम है ड्रॉप अटैक। ड्रॉप अटैक में क्या होता है बच्चों, मसल टोन जो है वो लॉस हो जाती है, अटोनिया हो जाता है, टोनिसिटी लॉस हो जाता है, और पेशेंट यहां पर भी गिरेगा, फॉल डाउन होगा, और इसका ड्यूरेशन ओनली 1 to 3 सेकेंड, ओनली 1 to 3 सेकेंड होगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर। ये वो सारे टाइप्स हैं जो जनरलाइज सीजर में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑरा, टॉनिक, क्लॉनिक, और लास्ट वाला याद रखना पोस्ट इक्टल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है यहां पर जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था पार्शियल सीजर। पार्शियल में मैंने 2 बताया था, पार्शियल में 2 फर्दर टाइप्स बताया था। पहला था सिंपल, दूसरा था कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में डिफरेंस यदि आपको पता चल गया तो सीजर के क्लासिफिकेशन में बनने वाले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैं पुट किया बच्चों पार्शियल में सिंपल पार्शियल। सिंपल का मतलब प्रोड्यूस सेंसरी सिम्टम। यहां पेशेंट सेंसरी सिम्टम को प्रोड्यूस तो करेगा, बट accompanied by the motor symptom that are localized or confined to the specific area। मतलब पेशेंट क्या होगा, सेंसरी सिम्टम तो दिखेंगे, फेल्ट करेगा, और पर्टिकुलर मोटर रिस्पॉन्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा, accompanied by motor symptom that are localized or confined to the specific area। बताएगा कि मुझे यहां कुछ हो रहा है, मुझे यहां कुछ हो रहा है, मुझे यहां कुछ हो रहा है। इस तरीके के कैरेक्टर से यहां पर आपको आइडेंटिफाई होंगे बच्चों। ओके फाइन, देन क्लाइंट जो है यहां कॉन्शियस होगा, पेशेंट जो है यहां अनकॉन्शियस नहीं होगा। क्या होगा, सिंपल पार्शियल। सिंपल का मतलब बहुत आसान होता है। एवरीबडी जिसकी पर्सनालिटी बहुत सिंपल होती है वो जिंदगी में बहुत खुश रहता है। तो हमेशा सिंपलिसिटी इज द बेस्ट वे टू क्रैक एवरीथिंग इन द लाइफ। तो याद रखना, पेशेंट यहां कॉन्शियस है, सेंसरी सिम्टम दिखेगा, लोकलाइज में मोटर सिम्टम काम करेंगे, और वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स पार्शियल की बात करें तो एरिया ऑफ ब्रेन मोस्ट इन्वॉल्व इन द टेम्पोरल लोब। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। मतलब कॉम्प्लेक्स पार्शियल का मतलब ब्रेन का टेम्पोरल एरिया कॉमनली यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा, किसका, टेम्पोरल का, और बिहेवियर अल्टर्ड होगा, नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब पेशेंट को खुद के बिहेवियर के बारे में पता नहीं होगा, व्हाट दे आर डूइंग दे डोंट नो अबाउट इट। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको समझ में नहीं आएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बट पार्ट कौन से इन्वॉल्व बच्चों यहां पर, टेम्पोरल। थैंक यू शेख सानिया, थैंक यू सो मच। तो ये कॉमनली 2 टाइप्स मैंने यहां पर पुट किया, पार्शियल और वी कैन से कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सबसे खास बात यहां पर पेशेंट का कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस नहीं होगा, और यहां पर पेशेंट का कॉन्शियसनेस जो है वो फ्यू सेकंड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स पार्शियल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बच्चों, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्यू सेकंड, और सिंपल में कॉन्शियसनेस जो है वो प्रेजेंट होगा। ये 2 डिफरेंस यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बच्चों काजोल इनसाइट रहेगी, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन, इनसाइट बिल्कुल रहेगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब बात आती है प्रोड्रोमरल साइन ऑफ सीजर। प्रोड्रोमरल में हमेशा मूड चेंज रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगा, इंसोम्निया रहेगा, क्योंकि ये सारी हैपनिंग के बाद पेशेंट कैन नॉट एबल टू सेटल डाउन। मूड बदला लगेगा, कहते हैं कि तुम बदले नजर आ रहे हो, तो मूड चेंज होगा, स्विंग हो सकता है, इरिटेट होगा छोटी छोटी बात से पेशेंट, और नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया होगा, रात को भी उसको नींद नहीं आएगी। ये कॉमनली सिम्टम आपको आइडेंटिफाई होगा बच्चों, आइडेंटिफाई होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू पेशेंट सफर विद द सीजर। ये परमानेंट एमसीक्यू आपको पुट करो, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको पुट करो बच्चों। मैंने इन्वेस्टिगेशन में पुट किया सीटी स्कैन, मैंने इन्वेस्टिगेशन में पुट किया एमआरआई, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, ईईजी। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी याद रखिएगा। इसका काम होता है टू फाइंड आउट, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन।
क्योंकि मामला कहां गड़बड़ हो रहा था, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अबनॉर्मल होने की वजह से पेशेंट को सीजर होता था। और ये जो है ये डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा पूछेंगे, विच इज द इन्वेस्टिगेशन विल हेल्प टू आइडेंटिफाई पेशेंट विद द सीजर। आपको आंसर क्या लिखना है, EEG। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर सीजर, तो आपको आंसर पुट करना बच्चों क्या, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा आप अगली बार आए तो लिख पाएंगे। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज की जर्नी अपनी यहीं तक थी। फर्स्ट पार्ट हमने फिनिश किया, कोशिश की आप तक बेहतरीन कंटेंट देने की। और मैं हमेशा कहता हूं, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक नॉलेजेबल फैकल्टी, एक लॉन्ग टाइम प्रोफेशन को देने वाली फैकल्टी, एक मैच्योर टीचर आपकी हर परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मैं हमेशा कहता हूं, ना दिखावा कर सकते हैं, ना झूठे सपने दिखा सकते हैं, ना किसी की बुराई कर सकते हैं, बट सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो हमारे पास है वो आप तक देने की पूरी कोशिश करते हैं। वादे करते हैं तो निभाना जानते हैं बच्चों। दिखावे में ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो कर लिया, नहीं, जितना कर सकते उतना ही बोलो। ये आपके अपने पर्सनालिटी में डालने वाले कैरेक्टरिस्टिक। कभी भी ऐसी कोई वादे और दिखावा मत करो कि आपके सपने रह जाएं। सच्चाई के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो, मेहनत के साथ चलो, और डेली कुछ नया आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक 4 बजे हमेशा आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा जैन शिव परिवार के साथ। कल फिर मुलाकात करेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप का रिस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का आदर करिएगा, दूसरों की कभी बुराई मत करिएगा बच्चों। और सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देना, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और बहुत सारी विशेष मैं आप लोगों से करवाने वाला हूं। न्यू ईयर पे नए सपने, नई दुनिया, नई एनर्जी के साथ हमें 2021 में 2021 में बहुत कुछ करना है। तैयार हो जाइएगा बच्चों, सिर्फ कुछ ही दिन और बचे। 1 जनवरी 2021 को फिर मुलाकात करूंगा। तब बहुत कुछ वादे आपको मेरे से करने होंगे। अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। दुनिया बदलनी है, जिंदगी बदलनी है, परिवार में खुशियां लाना, ये एक ही जिद के साथ आगे बढ़ना है। ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना भरोसा जैन सी पे बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।